हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट थर्ड, है ना। तो यूनिट थर्ड कौन सा पार्ट थी? बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट थी। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट फोर का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स पुनर्योगज डीएनए तकनीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये टॉपिक है आपके यूनिट फोर्थ का, ठीक है। ये लास्ट जो यूनिट है इस पेपर की, उसका टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सेम टॉपिक आपके जियोलॉजी में भी है, सो इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है आपके। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और किन किन नामों से जाना जाता है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और इसे हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो कृत्रिम विधियों के द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी सजीव के ओरिजिनल डीएनए में रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। मीन्स आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा किसी सजीव के डीएनए में किए गए चेंजेस की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। तो सिंपल वर्ड्स में मैं लिखूं तो कृत्रिम विधियों के द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी सजीव के डीएनए में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया को आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या हुई कि कृत्रिम विधियों के द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी सजीव के अपने डीएनए में किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया या तकनीक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा लैब के अंदर हम किसी सजीव के डीएनए को लेकर उसमें कुछ चेंज करते हैं या परिवर्तन लाते हैं, तो ये तकनीक कौन सी तकनीक होगी? पुनर्योगज डीएनए तकनीक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाएगी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेंट, कंबाइन करना। देखो, यानी पुनः जोड़ना, कंबाइन यानी जोड़ना। तो नाम से ही पता चल रहा है रिकॉम्बिनेंट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी फिर से या पुनः, और कंबाइन यानी जोड़ना। तो किसी डीएनए में कुछ जोड़ना जिससे कि मीन्स डीएनए में डीएनए का कोई अन्य सेगमेंट जोड़ना,
फिर से पुनः जोड़ना, ठीक है। तो डीएनए में ही डीएनए का कोई छोटा सेगमेंट जोड़ना जिससे कि सजीव का जो ओरिजिनल डीएनए होता है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, तो यह टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अब देखो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक वाहक की जरूरत होती है, वाहक जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेक्टर। तो इसमें एक वाहक की जरूरत होती है और एक टारगेट जीन की आवश्यकता होती है। तो इस तकनीक में एक वाहक की जरूरत होती है और एक टारगेट जीन, वो टारगेट जीन कौन से होगी, वांछित गुणों युक्त, जिसे हम डिजायर्ड जीन भी कह सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वाहक की जरूरत होती है एवं टारगेट जीन की आवश्यकता होती है। वो टारगेट जीन कौन सी जीन होगी, जिसमें वांछित गुण होंगे, मीन्स कौन से गुणों की हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, कौन से जीन का हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, वो वांछित या डिजायर्ड गुणों युक्त इसमें जीन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि वाहक के अंदर टारगेट जीन का निवेशन करवाते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर में जो टारगेट जीन होती है वांछित गुणों युक्त, उस टारगेट जीन को उसमें निवेशित करवाते हैं या इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद में जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें एक वेक्टर की आवश्यकता होती है, वेक्टर और एक वांछित गुणों युक्त जीन की आवश्यकता होती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर से टारगेट जीन को जोड़ा जाता है, तो यह तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ विशिष्ट एंजाइम्स का उपयोग होता है। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि वांछित गुणों युक्त डिजायर्ड जीन, जिसे टारगेट जीन कहते हैं, इसका वेक्टर में हम प्रवेश करवाते हैं। तो वेक्टर क्या कार्य करेगा, वेक्टर उस जीन के स्थानांतरण का कार्य करेगा और वेक्टर में सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, मीन्स वो अपने ही समान कॉपीज कर सकता है। तो उसमें अगर हम कोई जीन इंसर्ट करवा रहे हैं तो क्या करेगा, वो अपने रेप्लिकेशन के साथ साथ उस टारगेट जीन का भी रेप्लिकेशन कर देता है। तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कुछ विशिष्ट एंजाइम्स यूज में आते हैं। एंजाइम्स used in RDNA टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में कुछ मुख्य एंजाइम्स होते हैं जो यूज आते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जान लो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आणविक कैंचिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी डीएनए सेगमेंट के स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचान के या क्षारक अनुक्रमों को पहचान कर वहाँ पे कट लगाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आणविक कैंचिया भी कहते हैं। और जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये वेक्टर के डीएनए या वेक्टर और जो इंसर्टेड डीएनए होता है, निवेशित होने वाला डीएनए टारगेट जीन को काटने का कार्य करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या फंक्शन होगा, यहाँ पे जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो वेक्टर एवं टारगेट जीन को काटने का कार्य करता है या निवेशित होने वाले डीएनए सेगमेंट को काटने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या करेगा ये,
कि ये तो हो गया एक वेक्टर और ये हो गया एक डीएनए, और ये डीएनए कौन सा है, डिजायर्ड जीन युक्त डीएनए, और ये क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या कार्य होगा कि ये स्पेसिफिक साइट्स को पहचानेगा और स्पेसिफिक साइट्स को पहचान कर उन्हें काट कर अलग कर देगा। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गई और ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। तो ये वेक्टर और डिजायर्ड गुणों युक्त जीन सीक्वेंस को काटने का कार्य करता है। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ लेते हैं वो वेक्टर और टारगेट जीन दोनों के लिए समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ लेते हैं। मीन्स हम वेक्टर को काट रहे हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम उस टारगेट जीन को भी काटेंगे। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं वो सेम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो वेक्टर और टारगेट जीन को काटता है। मीन्स उन्हें सेम एंजाइम से ट्रीट करते हैं। सेकंड है आपके T4 डीएनए लाइगेज। तो ये जो T4 डीएनए लाइगेज है ये क्या कार्य करता है कि जो निवेशित होने वाला डीएनए होता है उस निवेशित होने वाले डीएनए के जो क्षारक अनुक्रम होता है उस क्षारक अनुक्रम को वेक्टर के क्षारक अनुक्रम से जोड़ने का कार्य करता है। इट मीन्स ये क्या कार्य करेगा, एक ग्लू की तरह, एक गोंद की तरह कार्य करेगा। तो लाइगेज एंजाइम नाम आते ये समझ लेना कि ये चिपकाने का कार्य करेगा, दो डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का कार्य करेगा। तो ये क्या करता है कि जो निवेशित होने वाला टारगेट जीन होता है उस टारगेट जीन या निवेशित होने वाले टारगेट डीएनए को वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ने का कार्य करता है। फिर आता है आपके थर्ड डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा कि जो जहाँ पे लाइगेज क्या कर रहा था कि जो डिजायर्ड गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट था उसे वेक्टर के साथ चिपकाने का कार्य कर रहा था, एक ग्लू की तरह कार्य कर रहा था। वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज मीन्स ये पॉलीमराइजेशन करेगा किसका, सीक्वेंस का। तो क्षारक अनुक्रमों का ये सिंथेसिस करने का कार्य करता है। कैसे करेगा कि जो निवेशित डीएनए होता है, इंसर्टेड डीएनए होता है, उस निवेशित डीएनए या टारगेट डीएनए को ये प्लाज्मिड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से या पूरक क्षारक अनुक्रम से जोड़ने का कार्य करता है और उसके अलावा ये अन्य क्षारक अनुक्रमों का सिंथेसिस करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो निवेशित डीएनए होता है उस निवेशित डीएनए को वेक्टर के डीएनए पर क्षारक अनुक्रम उपलब्ध करवाएगा और जो क्षारक पूरक अनुक्रम होता है उनके साथ ये जोड़ने का कार्य करता है और उन क्षारक अनुक्रमों के सिंथेसिस या संश्लेषण का कार्य करता है। फिर देखो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये चीज़ ध्यान रखना आप कि जैसे हम कोई डिश बनाते हैं तो उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो उस डिश को बना सकते हैं, उसी प्रकार जो RDT है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या RDNA टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है या कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जिससे कि RDNA बन जाए। तो वो इन्हें क्या कहेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन RDT। ठीक है,
तो इसमें फर्स्ट है टारगेट डीएनए या जीन। तो जिस जीन का हमें रेप्लिकेशन करवाना है या वह वांछित गुणों युक्त जीन जिसका हमें मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करनी है या जिसकी अनेक कॉपीज़ हमें प्राप्त करनी है, वो कौन से जीन होगी? टारगेट जीन। तो टारगेट जीन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कौन से होगी? वांछित गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट को क्या कहेंगे? टारगेट जीन। तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि वांछित गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट का सिलेक्शन किया जाता है और उस वांछित गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट्स में से उस जीन को अलग कर लेते हैं जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करनी है। मीन्स ये हो गया वांछित गुणों युक्त डीएनए सेगमेंट, और इस डीएनए सेगमेंट में से उस जीन की पहचान कर लेते हैं हम जिस जीन में वो गुण उपस्थित है या वो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी हमें आगे मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करनी है। तो उस जीन को हमें काट कर अलग कर लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया? टारगेट जीन या टारगेट डीएनए। तो टारगेट जीन आपसे पूछे तो क्या होगा कि वांछित गुणों युक्त डीएनए में से जिस जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त करनी है और जिसमें वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ उपस्थित है, उस जीन को हम अलग कर लेते हैं। तो वो पृथक हुई जीन कौन सी हो गई? टारगेट जीन। जिस जीन को हमें प्लाज्मिड के अंदर, जिसे हम वेक्टर कहते हैं, उस वेक्टर के अंदर हमें निवेशित करवाना है, उस डीएनए के सेगमेंट को काट कर अलग कर लेते हैं जिसमें वांछित गुण है। तो वो कौन सी जीन हो गई? टारगेट जीन हो गई। ठीक है, फिर आता है आपके ये जो टारगेट जीन है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटकर अलग कर लिया जाता है। तो वांछित डीएनए में से जो टारगेट जीन होती है उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे या उपचारित करेंगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने के बाद में वो उस साइट को पहचानेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट को पहचानेगा और उस साइट को पहचान के मीन्स कहाँ पर वो जीन कितने क्षारक अनुक्रमों में वो उपस्थित है, मीन्स इतने क्षारक अनुक्रमों में वो जीन उपस्थित है, तो इस साइट को वो पहचानेगा, रिकॉग्निशन करेगा, उसको पहचानेगा और पहचान के वहाँ पे कट लगाने का कार्य करता है। तो कट लगाने से 3 टाइप के सिरे प्राप्त होते हैं। वो कैसे कैसे होंगे? एक होता है 3-OH जो सिरे प्राप्त होंगे। मान लो ये डीएनए है, हमें इस साइट की पहचान हुई, ये है टारगेट जीन, तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम काटेंगे तो कुछ सिरे प्राप्त होते हैं कि कट लगने के बाद में उसमें कुछ एंड्स प्राप्त, सिरे मीन्स ये वाले, ठीक है। तो उसमें कुछ सिरे या एंड्स प्राप्त होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, 3-OH, 5-P और 5-P। तो ये होते हैं कोहेंसिव एंड्स, जिन्हें कहते हैं ससंजक सिरे, और ये होते हैं ब्लंट एंड्स, जिन्हें कहते हैं सपाट सिरे। ठीक है, तो ससंजक सिरे कौन से होते हैं कि जो जुड़ने वाली टारगेट जीन होती है, उस टारगेट जीन को एक टेम्पलेट अगर प्राप्त होता है तो वो कौन से हो गए? ससंजक एंड्स। मीन्स ये जो कट लगा, उसने कट कैसे लगाया? ये डीएनए है, तो डीएनए पे कट कैसे लगाया इसने? ऐसे। तो ये वांछित जीन है, उस पर उसने ऐसे कट लगाए, किसने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। तो जब ऐसे कट लगेगा डीएनए पे तो टारगेट जीन कैसे प्राप्त होगी? ऐसी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के एंड्स होते हैं कोहेंसिव एंड्स, जिसमें जुड़ने वाली डीएनए का एकल सूत्र प्राप्त होता है, जो एक प्राइमर की तरफ से प्राप्त, टेम्पलेट की तरफ से प्राप्त होता है।
मीन्स कोई डीएनए सेगमेंट आके जुड़ेगा तो यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, लेकिन जो सपाट सिरे होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, अर्थात इसमें प्राप्त होने वाला डीएनए सेगमेंट में डीएनए के दोनों सूत्र उपस्थित होते हैं, जबकि ससंजक में कैसे होते हैं, उसमें सिंगल स्ट्रैंड प्राप्त होता है, एक सिरे पे एक ससंजक सिरा प्राप्त होगा और वो एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और जुड़ने में आसानी होती है, और ये सिरे सपाट होते हैं और दोनों सूत्र ही जुड़ने वाले जीन या डीएनए के लिए प्राप्त होते हैं। अब देखो ये जो टारगेट डीएनए है इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने पे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, किसके, टारगेट डीएनए के। टारगेट डीएनए वो डीएनए होगा जिसमें टारगेट जीन होगी, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित करने के बाद में टारगेट डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। अब इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने पे क्या यूज में लेंगे, एगारोज जेल। तो एगारोज जेल के थ्रू इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करवाएंगे तो क्योंकि आपको पता है कि डीएनए में कौन से आवेश होते हैं, निगेटिव, मीन्स उसमें नकारात्मक चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नकारात्मक आवेश होते हैं। तो डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो यूनिट होती है उस यूनिट के एनोड पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। कौन से, डीएनए के जो खंड होते हैं उनमें क्या होता है कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उस डीएनए को उपचारित किया तो उस डीएनए के छोटे छोटे खंड हो गए। ये डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया तो ये छोटे छोटे खंड हो गए। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं जिसमें जेल कौन सी यूज़ लेते हैं, एगारोज जेल। और क्योंकि डीएनए में ऋणावेश होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के एनोड पे जाके इकट्ठे होते हैं। और जब ये एनोड पे जाके इकट्ठे होते हैं तो ये अपने आणविक भार या मोलिक्यूलर वेट के बेस पर जाके विन्यासित हो जाते हैं। मीन्स समझ लो ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। तो जो बड़े खंड होंगे, बड़े टुकड़े होंगे डीएनए के, वो अपने मोलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पास में अरेंज हो जाएंगे। वो ज़्यादा दूर तक नहीं गमन कर सकते, क्यों, क्योंकि वो बड़े खंड होते हैं। और जो छोटे छोटे खंड होते हैं वो इधर बेस की तरफ आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपने मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग ये जाके सेट हो जाते हैं। अब इन्हें एक डाई के द्वारा उपचारित करते हैं या स्टेन करते हैं। मीन्स इन्हें एक डाई देते हैं जिससे ये स्टेन हो जाती है या रंग जाती है, वो है इथिडियम ब्रोमाइड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ETBr। तो इसे एक डाई के द्वारा स्टेन करते हैं, किनको, डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक डाई के द्वारा अभिरंजित या स्टेन करते हैं। ये डाई है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इसे अभिरंजित करने के बाद में इसे यूवी रेज दी जाती है। तो इस डाई की उपस्थिति में जब यूवी रेज दी जाती है, अल्ट्रावायलेट किरणें दी जाती है, तो ये जो डीएनए के खंड प्राप्त हुए थे, डीएनए के सेगमेंट, वो नारंगी रंग के प्राप्त होते हैं और अब इन्हें आइसोलेट कर लेते हैं। और ये प्राप्त होने वाला डीएनए शुद्ध डीएनए होता है जो एक टारगेट जीन के लिए हम आगे यूज़ में लाते हैं। अब ये तो हुई इसमें टारगेट जीन की बात। अब सेकंड इसमें हम बात करते हैं किसकी, टारगेट जीन के बाद में डीएनए वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होंगे कि वह डीएनए जिसके अंदर टारगेट जीन का निवेशन करवाया जाता है वेक्टर डीएनए कहलाते हैं, या डीएनए सेगमेंट का जिस डीएनए में
ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो उन्हें वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स कई टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मिड, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो, प्लाज्मिड, कोज्मिड, YAC, BAC, तो इनकी फुल फॉर्म है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और प्लाज्मिड, कोज्मिड, फेज्मिड, PUC आदि वेक्टर की तरह यूज, आदि वेक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट DNA प्राप्त करते हैं। मीन्स जो टारगेट जीन होती है उनका इसमें स्थानांतरण करते हैं जिससे कि उसमें रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम वेक्टर्स यूज़ लेते हैं, उन वेक्टर्स की कुछ खासियत होनी चाहिए कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हम उनमें वो टारगेट जीन ट्रांसफ़र करें। एक तो उन्हें होस्ट सेल में प्रवेश करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, कि वो आसानी से किसी होस्ट के अंदर प्रवेश कर सके, किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। तो ये होस्ट की कुछ वेक्टर की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि एक तो ये आसानी से होस्ट के अंदर प्रवेश कर सके, सेकंड इनमें वो जीन होनी चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट DNA का रेप्लिकेशन कर सके। तो वेक्टर्स की क्या क्या खासियत होनी चाहिए? एक तो ये होस्ट में आसानी से प्रवेश कर सके, सेकंड थिंग इनमें ऐसे जीन उपलब्ध होनी चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट DNA या टारगेट DNA का रेप्लिकेशन कर सके, और थर्ड थिंग ये कि ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनमें होनी चाहिए। और हाँ, इसमें इंसर्ट होने वाली टारगेट जीन आसानी से इंसर्ट हो सके और अपने साथ में इसका रेप्लिकेशन हो सके, ये सभी इसमें विशेषताएं होनी चाहिए। और जो टाइप्स होते हैं वो मैंने जनरली यहाँ पे बता दिए कि YAC, BAC, PUC, प्लाज्मिड, फेज्मिड, कोज्मिड आदि इसमें वेक्टर्स यूज लिए जाते हैं। फिर आते हैं प्लांट वेक्टर्स। प्लांट वेक्टर्स को थर्ड टूल है इसमें, टूल्स एंड टेक्निक्स की हम बात करें तो थर्ड टूल है इसमें प्लांट वेक्टर्स। तो प्लांट वेक्टर्स नेचुरल वेक्टर्स होते हैं या नेचुरल वाहक होते हैं, प्राकृतिक वाहक होते हैं। और ये जो नेचुरल प्लांट वेक्टर्स होते हैं वो किनसे प्राप्त होते हैं? एग्रोबैक्टीरियम, तो प्रकृति में पाए जाने वाले नेचुरल वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजिन्स, दो ऐसे प्राकृतिक या नेचुरल प्लांट वेक्टर्स होते हैं जो प्लांट स्पीसीज में एक वेक्टर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनसे प्राप्त होने वाले, जैसे बैक्टीरियम है तो ये क्या है? बैक्टीरियल स्पीसीज है, ठीक है। और इनके द्वारा प्लांट्स में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करवाई जाती है, और इनसे प्राप्त होने वाले जो प्लाज्मिड होते हैं उन्हें TI प्लाज्मिड और R प्लाज्मिड कहते हैं। तो TI प्लाज्मिड ट्यूमिफेशन से प्राप्त प्लाज्मिड को TI प्लाज्मिड और राइजिन से प्राप्त प्लाज्मिड को R प्लाज्मिड या RI प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये तो ये नेचुरल प्लांट वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ligation of target gene to vector। तो
जो वेक्टर होता है वो और जो टारगेट जीन होती है वो, इनका लाइगेशन कैसे होता है, इनका समायोजन कैसे होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं इसको समझा देती हूँ कि सबसे पहले वेक्टर और टारगेट जीन को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद में जो डीएनए प्राप्त होता है उस टारगेट डीएनए को T4 लाइगेज एंजाइम की हेल्प से वेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद में उसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिया जाता है, जिससे कि वो उसके क्षारक अनुक्रमों को पूरक अनुक्रम मिलते रहे और उनका सिंथेसिस होता रहे। उसके बाद में ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्राप्त होता है, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाते हैं और कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाने के बाद में उसकी मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त होती है और उन मल्टीपल कॉपीज़ को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद में जिस होस्ट के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें प्रवेश करवाना होता है उसको उसके साथ में मिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है कि समझ लो ये है कोई होस्ट सेल, जैसे कि ई कोलाई सेल, ठीक है, और ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करते हैं कि ये जो डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे एकदम कोल्ड टेम्परेचर पे CaCl2 से ट्रीट करते हैं। मीन्स 120 सेकंड के लिए एकदम ठंडे CaCl2 से इसे उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद में 42 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट शॉक देते हैं। तो हीट शॉक देने से क्या होगा कि ये जो ई कोलाई या होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, वो छिद्रित हो जाएगी और ये आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इस होस्ट के अंदर प्रवेश हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल में आसानी से प्रवेश नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक पात्र में या एक माध्यम में होस्ट सेल को डाला जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले वेक्टर को डाला जाता है। अब क्या करते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा चिल्ड या मैं यूँ कहूँ कोल्ड टेम्परेचर देते हैं। जो टेम्परेचर मीन्स उसको CaCl2 से उपचारित करते हैं 120 सेकंड के लिए। फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक देने से क्या होता है कि जो होस्ट की मेम्ब्रेन या वॉल होती है उस पे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों से जो rDNA या वेक्टर होता है, जो कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि उसमें टारगेट जीन आके जुड़ गई, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए